चीन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह गिर रही है। पिछले कुछ वर्षों में चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर के ढहने से कुछ शहर बेहद सस्ते हो गए हैं। इस साल चीन की अर्थव्यवस्था सुधरने की उम्मीद थी, परंतु इसके बजाय कम्युनिस्ट पार्टी अब कर्ज संकट से जूझ रही है। क्या स्थानीय अधिकारी पैसों की कमी से जूझ रहे हैं? चीन के सरकारी वेतन पर काम करने वाले कुछ सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती हो रही है। चीन में बड़े व्यवसायों, खासकर टेक दिग्गजों पर सख्त कार्रवाई चल रही है। उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है और उनकी गतिविधियों को सीमित किया जा रहा है। इसके पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। चीन इस समय एक गंभीर टैक्स संकट का सामना कर रहा है, जो सरकार के पतन की कगार पर पहुंच गया है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा, स्थानीय सरकारें खरबों के कर्ज में डूबी हैं और व्यवसायों पर कड़ी कार्रवाई हो रही है। हालात और बिगड़ गए हैं क्योंकि प्रॉपर्टी मार्केट लगातार गिर रही है, जो स्थिति को और खराब कर रहा है। सवाल यह है कि इतनी कम समय में हालात इतने खराब कैसे हो गए। इस वीडियो में हम चीन की खराब टैक्स व्यवस्था और इसके चीन अव्यय विश्व पर पड़ने वाले गहरे प्रभावों के बारे में जानेंगे। चीन के टैक्स संकट को संक्षेप में कहा जाए तो देश को पर्याप्त टैक्स राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है। यही राजस्व सरकार को स्कूल, अस्पताल, सड़कें, हाई स्पीड ट्रेनें और दक्षिण चीन सागर में गश्ती जहाजों के लिए धन उपलब्ध कराता है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। कम पैसे आने से चीन को बड़ी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सिस्टम की खामियां अब दिखने लगी हैं, जो जल्द ही स्पष्ट हो जाएगी। इस संकट में दिलचस्प बात यह है कि 2025 की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 5.4% की दर से बढ़ी। इस बढ़ोतरी के बावजूद सरकार ने उन महीनों में पिछले साल की तुलना में 3.5% कम टैक्स वसूला। यह लगभग 174 अरब युआन या 23.8 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान है। सरकार को ये बड़ी रकम नहीं मिल रही है, जो दर्शाता है कि वे विकास और कठोर बजट में संतुलन बनाने हेतु संघर्षरत हैं। चीन में कर राजस्व 2023 के अंत से लगातार गिर रहा है, जबकि कुल आर्थिक विकास का अनुमान बढ़ता जा रहा है। यह एक बार की घटना नहीं है। लेकिन यह कैसे संभव है? अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, फिर भी टैक्स राजस्व कम कैसे हो सकता है? पहले इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम देखेंगे कि यह टैक्स संकट कैसे शुरू हुआ। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी चीन की जीडीपी पर सवाल उठाए जाने पर काफी नाराज हो जाती है। यही कारण है कि जब लोग टैक्स डेटा से दिखाने लगे कि चीन की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ रही, तो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने धीरे धीरे अपना आर्थिक डेटा छिपाना शुरू कर दिया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का तरीका है सच छुपाना और झूठ फैलाना। असल में चीनी सरकार के पास हर साल 30 अरब डॉलर का बजट है, सिर्फ चीन के अंदर और बाहर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए। इसीलिए अगर आप लोग ना होते तो हम उनके झूठ को उजागर करने का कोई मौका नहीं पा सकते थे। हमारे पास अरबों या लाखों नहीं है, लेकिन हमारे पास सच है और यही सबसे ताकतवर है। तो अगर आप एक सेकंड निकाल कर नीचे के लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, तो हमें सच को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। सीधे शब्दों में कहें तो इस साल की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि सभी क्षेत्रों में समान रूप से वितरित नहीं थी। हर व्यवसाय या व्यक्ति की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। इसके बजाय उस 5.4% वृद्धि का अधिकांश हिस्सा कुछ विशेष चीजों से आया, जैसे फैक्ट्रियां सामान्य से दोगुना तेजी से सामान बनाकर निर्यात कर रही थीं। अमेरिका ने चीनी सामानों पर नए टैरिफ लगाए थे, जो अप्रैल 2205 में लागू होने वाले थे। याद है? तो उन्हीं टैरिफ की वजह से चीनी कंपनियां चाहती थीं कि उनके उत्पाद उन टैरिफ के लागू होने से पहले ही बाहर भेज दिए जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि एक बार टैरिफ लागू हो गए तो नई समस्याएं आ जाएंगी। निर्यात बढ़ने से जीडीपी बढ़ी और अर्थव्यवस्था मजबूत दिखी, लेकिन इसमें एक समस्या है। सिर्फ इसलिए कि फैक्ट्रियां व्यस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वे ज्यादा मुनाफा कमा रही हैं या ज्यादा टैक्स दे रही हैं। इसका अर्थ ये भी नहीं कि आम जन अधिक खर्च कर रहे हैं, जो कर के लिए महत्वपूर्ण है। जीडीपी बढ़ी, लेकिन सरकार के बैंक खातों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए 3.5% की गिरावट आई। चीन के भयानक टैक्स संकट की पृष्ठभूमि समझने का अब सही समय है। ये अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाला टैक्स संकट अचानक उत्पन्न नहीं हुआ है। यह समस्या दशकों से निर्माण हो रही है, जिसकी जड़ें चीन के कर प्रणाली के विकास और केंद्र व स्थानीय सरकारों के बीच टकराव में निहित हैं। आज की समस्याओं की जड़ें इतिहास में निहित हैं। इन्हें समझना वर्तमान संकट को समग्रता से देखने में मददगार है। आइए चीन के टैक्स सिस्टम के विकास से शुरू करते हैं, क्योंकि संकट के बीज वहीं बोए गए थे।
1950 के दशक में चीन द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था निर्माण के दौरान कर प्रणाली अत्यंत सरल थी। सरकार ज्यादातर व्यवसायों की मालिक थी, इसलिए टैक्स कोई बड़ी बात नहीं थी। पहले सरकारी कंपनियां मुनाफा बीजिंग को देती थीं, लेकिन 1970 के अंत तक बदलाव शुरू हुआ। डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने अर्थव्यवस्था को खोला और योजनाबद्ध से बाजार आधारित व्यवस्था की ओर बढ़ा। इसका मतलब था कि सरकार को कंपनियों के मुनाफे के बजाय एक वास्तविक कर प्रणाली पर निर्भर होना चाहिए था। 1980 का दशक में उन्होंने बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बैठाने के लिए व्यवसायों और वस्तुओं पर नए कर लगाए। शुरुआत में यह कुछ अव्यवस्थित था। स्थानीय सरकारें कर एकत्र करती थीं और अक्सर अधिकांश पैसा खुद के पास रखती थीं। इससे बीजिंग के पास धन की कमी हो गई, जिससे राष्ट्रीय रक्षा या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के भुगतान में दिक्कत आने लगी। 1994 तक बीजिंग इस अव्यवस्था से तंग आ गया था। केंद्र सरकार ने नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ा कर सुधार शुरू किया। उन्होंने करों को 3 हिस्सों में बांट दिया। केंद्रीय कर जैसे सीमा शुल्क सीधे बीजिंग के पास जाते थे। संपत्ति कर जैसे स्थानीय कर प्रांतों के पास रहते थे। वस्तुओं पर मूल्य वर्धित कर या वैट केंद्र और राज्यों के बीच बांटे जाते थे। यह सुधार एक गेम चेंजर साबित हुआ। इससे बीजिंग को कुल राजस्व का लगभग 55% मिला और बाकी स्थानीय सरकारों को मिला। सुनने में अच्छा लगता है, पर एक पेंच है। अब स्थानीय सरकारें खर्च का 70% जिम्मा संभाल रही थीं, जिसमें स्कूल, अस्पताल और सड़कें शामिल थीं। उनके पास पैसे कम थे, लेकिन खर्चे ज्यादा थे। बीजिंग ने भरपाई के लिए ट्रांसफर द्वारा कुछ धन वापस भेजने का वचन दिया, लेकिन ये भुगतान प्रायः विलंबित या अपर्याप्त होते थे। इस असंतुलन ने एक शक्ति असमानता पैदा कर दी, जो आज के संकट का एक बड़ा कारण है। 1984 के सुधारों ने कर प्रणाली को आधुनिक बनाया, परंतु स्थानीय सरकारों को खुद को वित्त पोषित करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़े। बीजिंग और स्थानीय सरकारों के बीच का तनाव ही इस संकट का मुख्य कारण है। 1984 के सुधारों के बाद बीजिंग ने करों पर नियंत्रण सख्त कर लिया और स्थानीय सरकारों ने व्यापार कर जैसे प्रमुख राजस्व स्रोतों पर नियंत्रण गंवा दिया। अब वे सिर्फ बीजिंग से आने वाली मदद पर निर्भर थे। यह न केवल पैसे बल्कि सत्ता का भी मामला था। बीजिंग देश को एकजुट रखने के लिए एक मजबूत केंद्रीकृत व्यवस्था चाहता था, लेकिन स्थानीय सरकारें महसूस कर रही थीं जैसे उन्हें हाथ बांधकर काम करना पड़ रहा हो। इससे निपटने के लिए स्थानीय सरकारों ने समाधान ढूंढने शुरू कर दिए। बीजिंग की मंजूरी के बिना वे टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे, तो उन्होंने नए तरीके निकाले। कुछ ने व्यवसायों से लाइसेंस या परमिट शुल्क लेकर राजस्व प्राप्त किया। कुछ लोगों ने छाया कंपनियों के माध्यम से विशेष वित्तीय साधनों द्वारा अर्ण लिया, जो सरकारी खातों में दर्ज किए बिना कर्ज ले सकती थीं। 2000 के दशक तक ये वित्तीय साधन हर जगह थे, जिससे स्थानीय सरकारें अरबों का कर्ज लेकर चमचमाते नए शहर बना रही थीं। बीजिंग को यह पसंद नहीं था, लेकिन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी। जीडीपी वृद्धि दर सालाना 10% तक पहुंच रही थी, जो देश को अजेय बना रही थी। यह उधारी की होड़ ऐसी थी जैसे रेत पर बनाया घर। अर्थव्यवस्था की मंदी से कर्ज बड़ी समस्या बन गए और कर प्रणाली उस घाटे को पूरा करने में असमर्थ थी। इससे एक निरंतर संकट की शुरुआत हुई। मूलतः बीजिंग के नियंत्रण की आवश्यकता और स्थानीय सरकारों की व्यवस्था के बीच का संघर्ष इस संकट के गंभीर होने का एक प्रमुख कारण है। जमीन की बिक्री ने चीजों को पटरी से उतार दिया। 1990 के दशक में जब चीन के शहर विकसित हो रहे थे, स्थानीय सरकारों को प्रॉपर्टी डेवलपर्स को जमीन बेचकर अपनी आय बढ़ाने का एक अच्छा अवसर मिला। चीन में सारी जमीन सरकार की है, पर स्थानीय अधिकारी इसे डेवलपर्स को कई दशकों के लिए लीज पर दे सकते थे। डेवलपर्स अपार्टमेंट, मॉल या ऑफिस बनाने के लिए पहले ही भारी रकम चुका देते थे, जिसका इस्तेमाल स्थानीय सरकारें सड़कों और स्कूल बनाने में करती थीं। 2000 के दशक तक जमीन की बिक्री बहुत बड़ा मामला बन गई थी। 2010 में यह स्थानीय सरकार की आय का तकरीबन 30% था और 2020 तक लगभग 40% हो गया। ये हर साल अरबों डॉलर होता है, एक ऐसी कैश मशीन की तरह जो कभी रुकती ही नहीं। शंघाई और शेंजेन वैश्विक शक्ति बने, जहां गगनचुंबी इमारतें खड़ी हुईं। यह सब जमीन की बिक्री से मिले जैकपॉट की वजह से संभव हुआ। इस व्यवस्था की एक प्रमुख समस्या थी, स्थानीय सरकारें जमीन की बिक्री पर अत्यधिक निर्भर हो गईं। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स या इनकम टैक्स जैसी चीजों वाले मजबूत टैक्स सिस्टम के बजाय इस एक बार मिलने वाले कैश पर ही पूरी निर्भरता बना ली। अन्य देशों के विपरीत, जहां प्रॉपर्टी व इनकम टैक्स से स्थिर राजस्व प्राप्त होता है, चीन इन क्षेत्रों में कमजोर रहा है।
उदाहरण के लिए 2020 में व्यक्तिगत आयकर ने कुल टैक्स राजस्व का महज 7% योगदान दिया, जबकि अमेरिका में यह 40% तक था। सरकार ने जमीन की बिक्री से बजट घाटे को पूरा करने का आसान रास्ता चुना, बजाय इसे सुधारने के। आखिरकार जब जमीन की बिक्री से सभी अमीर हो रहे थे, तो टैक्स सिस्टम में बदलाव क्यों किया जाए? जब प्रॉपर्टी मार्केट गर्म था, डेवलपर्स चारों ओर जमीन खरीद रहे थे और दाम निरंतर बढ़ रहे थे, जो बेहद अच्छा था। परंतु इस अल्पकालिक सोच ने दीर्घकालिक संकट उत्पन्न किया। इतिहास की इस पहेली का एक और हिस्सा यह है कि पिछली वित्तीय नीतियों ने इस गड़बड़ी को कैसे बढ़ावा दिया। 2008 की वैश्विक वित्तीय संकट के बाद चीन एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। दुनिया की अर्थव्यवस्था गिर रही थी और निर्यात जिस पर चीन निर्भर था, तेजी से घट रहा था। सरकार ने अर्थव्यवस्था को उकसाने के लिए ट्रिलियन युआन के एक विशाल प्रोत्साहन पैकेज की शुरुआत की। स्थानीय सरकारों को बुनियादी ढांचा बनाने के लिए उधार लेकर खर्च करने को कहा गया। सोचिए, राजमार्ग, हवाई अड्डे और नए शहर, ये जादू की तरह काम किया। चीन की अर्थव्यवस्था 2009 में 9-10% की दर से बढ़ी, जब अन्य देश मंदी में थे। परंतु इसका एक मूल्य चुकाना पड़ा। स्थानीय सरकारों ने वित्तीय साधनों का उपयोग कर अत्यधिक कर्ज ले लिया। 2015 तक उनका कर्ज लगभग 40 ट्रिलियन युआन था, जिसका अधिकांश हिस्सा भविष्य में होने वाली जमीन बिक्री से जुड़ा था, ताकि वे अपने कर्ज चुका सकें। यह उधारी की होड़ सिर्फ 2008 की बात नहीं थी, यह एक पैटर्न बन गया। अर्थव्यवस्था की मंदी के दौरान बीजिंग ने स्थानीय सरकारों को जमीन की बिक्री और कर्ज के माध्यम से अधिक खर्च करने को प्रोत्साहित किया। 2010 के दशक में चीनी नेताओं ने जीडीपी वृद्धि को ऊंचा रखा, ताकि वे दुनिया को अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन कर सकें। स्थानीय अधिकारी अपनी अर्थव्यवस्था को अधिकतम करने के लिए लगातार जमीन बेचते और निर्माण करते रहे, क्योंकि उनका मूल्यांकन इसी आधार पर होता था। इससे प्रॉपर्टी मार्केट में एक बुलबुला बन गया, जिसमें एवरग्रांडे जैसे डेवलपर्स ने जमीन खरीदने और अपार्टमेंट बनाने हेतु अरबों का कर्ज लिया। 2020 तक चीन की अर्थव्यवस्था का 25% हिस्सा प्रॉपर्टी सेक्टर बन गया था, जो दूसरे ज्यादातर देशों से कहीं अधिक था। 2021 में जब रियल एस्टेट का बुलबुला फटा, डेवलपर्स दिवालिया हुए और जमीन की बिक्री 40% गिरी, जिससे स्थानीय सरकारें संकट में पड़ गईं। आमदनी कम हुई, लेकिन कर्ज जस के तस रहे और टैक्स सिस्टम इस अंतर को भर नहीं पाया। पिछली नीतियों ने संतुलित कर प्रणाली की आवश्यकता को अनदेखा किया था। 1990 और 2000 के दशक में चीन ने ऐसे टैक्स पर ध्यान दिया जिन्हें इकट्ठा करना आसान था, जैसे कि सामानों पर वैल्यू एडेड टैक्स। दूसरे देशों में आम टैक्स, जैसे कि देशव्यापी प्रॉपर्टी टैक्स, जो शहरों को स्थिर आय दे सकता था, उसे नजरअंदाज कर दिया गया। यह तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और निरंतर उत्पादन के समय तो काम आया, परंतु मुश्किल समय के लिए उपयुक्त सिस्टम नहीं बन पाया। उपभोग कर, जैसे सिगरेट और कार पर लगने वाला कर, राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है, परंतु जब लोग खर्च करना बंद कर देते हैं तो यह कम हो जाता है। 2020 में महामारी के दौरान उपभोग और टैक्स राजस्व दोनों घट गए। इन नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को चलाना था, लेकिन इससे कर प्रणाली कमजोर हुई, जो जमीन बिक्री घटने पर सरकार को सहारा देने में विफल रही। हमने देखा कि समस्या की शुरुआत कैसे हुई। अब उन कारणों पर नजर डालते हैं जो स्थिति को और खराब कर रहे हैं। चलिए डिफ्लेशन पर चर्चा करते हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक मूक हत्यारा है। डिफ्लेशन तब होता है जब कीमतें निरंतर गिरती रहती हैं। आपको लग सकता है कि सस्ती चीजें अच्छी बात है, लेकिन अभी के समय में चीन जैसे देश के लिए यह एक आपदा है। मूल्य गिरने से व्यवसायियों को प्रति बिक्री कम आय होती है। इससे वे कर्मचारियों का वेतन और ऋण चुकाना या नए प्रोजेक्ट्स में निवेश करना मुश्किल हो जाता है। और जब कारोबारियों को दिक्कत होती है तो वे कम टैक्स देते हैं, जिससे सरकार के पास पैसे की कमी हो जाती है। यह चीन में व्यापक स्तर पर हो रहा है। कई सालों से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स के रूप में ज्ञात फैक्ट्रियों द्वारा सामानों के लिए ली गई कीमतें नकारात्मक स्तर पर ही रही हैं। मार्च 2005 में चीन का प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स वर्ष दर वर्ष 2.5% गिरा, जो 2.3% की अपेक्षित गिरावट से कम था। यह गिरावट अर्थव्यवस्था के भीतर जारी चुनौतियों को दर्शाती है। फैक्ट्रियों के स्टील, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे उत्पादों की कमाई घट रही है, जिससे उनके मुनाफे प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यह समस्या केवल फैक्ट्रियों तक ही सीमित नहीं है। मुद्रास्फीति में गिरावट लोगों को खर्च करने को लेकर चिंतित करती है, क्योंकि भविष्य में कम कीमतों की उम्मीद उन्हें वर्तमान में खरीदारी करने से रोकती है। लोग अपने पैसे को बचा कर रखते हैं और खर्च करने की बजाय उसे छिपा देते हैं। चीन में उपभोक्ता खर्च पहले से ही कमजोर होने के कारण यह एक बड़ी समस्या है। 2024 में खुदरा बिक्री की वृद्धि दर दशकों में सबसे कम रही, जो मुश्किल से 2% तक पहुंची।
जब लोग खरीदना बंद करते हैं तो व्यवसायों की बिक्री घटती है और अर्थव्यवस्था मंद हो जाती है। कम मुद्रा प्रवाह के कारण सरकार की कर आय प्रभावित होती है। मूल्य वर्धित कर जो वस्तुओं की बिक्री से आते हैं केवल 2203 में ही 8% गिर गए। मंदी दलदल की तरह है। कीमतों में गिरावट व्यापार और सरकार के लिए स्थिति से बाहर निकलना मुश्किल बनाती है। कम टैक्स संग्रह के कारण सरकार अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पा रही है, जिससे संकट और गहरा रहा है। अब सवाल है कि इस डिफ्लेशन का प्रमुख कारण क्या है। इसका एक बड़ा कारण कमजोर मांग है। चीनी उपभोक्ता खर्च कम कर रहे हैं क्योंकि वे रोजगार, कर्ज और बचत के मूल्य ह्रास को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा चीनी सामानों की वैश्विक मांग भी कम हो गई है। अमेरिका और यूरोप जैसे देशों की अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण उनकी खरीदारी में कमी आई है। चीन की फैक्ट्रियों के पास अधिक उत्पाद और कम खरीदार होने से वे बिकने वाले सामान के दाम घटा देती हैं, परंतु कम कीमतें डिफ्लेशन के चक्र को बढ़ाती हैं, जिससे लाभ और कर राजस्व में गिरावट आती है। यह दुष्चक्र चीन की स्व वित्त पोषण क्षमता को नष्ट कर रहा है और कर संकट को बढ़ा रहा है। चलिए प्रॉपर्टी मार्केट के गिरने पर चर्चा करते हैं, जो लगातार बढ़ती समस्या है और टैक्स संकट को बदतर कर रही है। 2021 से जब एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन जैसे बड़े डेवलपर्स दिवालिया होकर कर्ज में डूब गए, तो स्थानीय सरकारें भी संकट में आईं। डेवलपर्स द्वारा जमीन खरीदना बंद करने से पैसा एक रात में ही सूख गया। इससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना मुश्किल हुआ और वे कमजोर टैक्स व्यवस्था पर निर्भर हो गए। संपत्ति बाजार के पतन का संबंधित उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। निर्माण कंपनियां और स्टील निर्माता और फर्नीचर सप्लायर मांग कम होने के कारण कर्मचारियों को निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कम नौकरियां और कम टैक्स राजस्व। बेरोजगारी बढ़ने से सरकार की पहले से कम व्यक्तिगत आयकर आय और घट गई। इसके अतिरिक्त लाखों परिवार जिन्होंने अपार्टमेंट्स में निवेश किया था, वे अब मूल्य में गिरावट वाली या अधूरी संपत्तियों के साथ फंसे हुए हैं। ये खर्च करने में हिचकिचाते हैं, जो महंगाई में गिरावट की समस्या को और बढ़ाता है। संपत्ति बाजार गिरने से कर्ज संकट बढ़ रहा है। स्थानीय सरकारों ने भारी कर्ज लिया था और भविष्य की जमीन बिक्री गिरवी रखी थी। जमीन से आय न होने के कारण वे कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। बैंक घबराकर कर्ज देने से मना कर रहे हैं, जिससे सरकारों को कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। केंद्र ने 2023 में 1.5 ट्रिलियन युआन ट्रांसफर के जरिए मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये टूटी टांग पर पट्टी लपेटने जैसा है। रियल एस्टेट बाजार का पतन खाली इमारतों से कहीं अधिक है। यह विनाश टैक्स सिस्टम को नष्ट कर रहा है, रोजगार को कुचल रहा है और पहले से ही संघर्षरत अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ बढ़ा रहा है। अब हम टैक्स संकट की एक खासियत, आक्रामक टैक्स वसूली पर ध्यान देंगे। चीनी सरकार को वर्तमान में अन्य आय स्रोतों की कमी के कारण धन की तीव्र आवश्यकता है। इसका नतीजा यह हुआ है कि वे टैक्स चोरी और कानूनी खामियों पर सख्ती से कार्रवाई कर रहे हैं। मेरा मतलब है, यह तो सही लगता है ना? लेकिन इसमें एक पेंच है। ये सख्त कार्रवाइयां इतनी आक्रामक हैं कि वे कारोबारों को डरा रही हैं और विकास को रोक रही हैं। छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय, जो शहरी नौकरियों का लगभग 80% और चीन के टैक्स राजस्व का आधे से ज्यादा हिस्सा बनाते हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सरकार नए नियम और ऑडिट लागू कर रही है, जिसमें पिछला टैक्स और भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं। हाल के वर्षों में टैक्स अधिकारियों ने वैट से लेकर कॉरपोरेट इनकम टैक्स तक हर चीज पर नियम खड़े कर दिए हैं, जिससे व्यवसायों को पालन में कठिनाई हो रही है। कुछ कंपनियों, विशेषकर टेक और रिटेल क्षेत्र में, को ऐसे ऑडिट का सामना करना पड़ रहा है जो उनके वित्तीय रिकॉर्ड की कई वर्षों तक जांच कर रहे हैं। यह आक्रामक रवैया डर का माहौल बना रहा है। व्यवसाय निवेश और नियुक्तियों से डर रहे हैं क्योंकि उन्हें टैक्स अधिकारियों के अचानक निरीक्षण का डर है। लागत कम करने के लिए कुछ लोग या तो कर्मचारियों को निकाल रहे हैं या कारोबार ही बंद कर रहे हैं। 2024 में ही 5 लाख से अधिक छोटे व्यवसाय टैक्स दबाव के कारण बंद हो गए। इसका अर्थ है कि दीर्घकाल में रोजगार और कर राजस्व में कमी आएगी, जो सरकार की इच्छा के विरुद्ध है। बड़ी कंपनियां भी सुरक्षित नहीं हैं। टेक दिग्गजों और निर्माताओं को कॉरपोरेट इनकम टैक्स जैसी चीजों पर सख्त नियमों का सामना करना पड़ रहा है, जो हाल में कुछ कंपनियों के लिए 15% से बढ़कर 25% हो गया है। सरकार विदेशी मुनाफे पर नकेल कस रही है, जिससे कंपनियों के वैश्विक विस्तार में बाधा आ रही है। और भी बुरी बात यह है कि यह आक्रामक वसूली अर्थव्यवस्था की पुनर्प्राप्ति की क्षमता को नुकसान पहुंचा रही है। व्यवसाय के बंद होने या काम घटने से आपूर्तिकर्ताओं की बिक्री कम होती है, जिससे पूरी सप्लाई चेन प्रभावित होती है।
नकदी की कमी से आर्थिक गतिविधियां सिमटती हैं, जिससे सरकारी आय और टैक्स संग्रह कम हो जाता है। टैक्स की सख्ती विदेशी निवेशकों को भी डरा रही है और वे चीन को व्यापार के लिए जोखिम भरा स्थान मानने लगे हैं। 2024 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 30 वर्षों में सबसे निचले स्तर 350 अरब युआन तक गिर गया। कम निवेश का अर्थ है मंद वृद्धि, कम रोजगार अवसर और कम कर राजस्व। सरकार की बेताबी हालात को और जटिल बना रही है। जितना ज्यादा वे दबाव डालते हैं, उतना ही वे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे टैक्स संकट और भी बेकाबू हो जाता है। चीन के टैक्स संकट के आर्थिक और वैश्विक परिणामों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक ऐसी गड़बड़ी जो सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला रही है। यह संकट, जिसकी जड़ें एक टूटी हुई टैक्स व्यवस्था और गिरती हुई आय में है, बहुत जोरदार तरीके से असर डाल रहा है और इसका असर बहुत बड़ा है। हम बात कर रहे हैं सार्वजनिक सेवाओं के बिखरने, व्यापार की अराजकता, देशों के प्रतिक्रिया में जूझने और मंदी या पूर्ण आर्थिक गिरावट के खतरे की। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है और यह सभी को प्रभावित कर रही है। सार्वजनिक सेवाओं में चौंकाने वाले कटौती और बंद होने की स्थिति पर चर्चा करते हैं। जब स्थानीय सरकारें अपने कर्ज नहीं चुका पाती और टैक्स की आमदनी खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होती, तो वे स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूलों और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च कम करना शुरू कर देती हैं। कुछ शहरों में अस्पताल अपने काम के घंटे कम कर रहे हैं या पूरे वार्ड बंद कर रहे हैं। 2203 में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर कम खर्च करने से करोड़ों लोगों की स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच प्रभावित हुई। कुछ क्षेत्रों में पुलिस अधिकारी, फायर फाइटर व अन्य सरकारी कर्मचारियों को सुविधाओं में कटौती या वेतन में देरी का सामना करना पड़ रहा है। गुइजो जैसे गरीब प्रांतों में कक्षाओं का आकार बढ़ रहा है क्योंकि स्टाफ रखने के लिए बजट की कमी है। कुछ स्कूलों के बंद होने से बच्चों को अगले शहर तक घंटों सफर करना पड़ता है। 2024 में शिक्षा पर खर्च 8% घट गया। ये सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि बच्चे हैं जो बेहतर भविष्य का अवसर खो रहे हैं। फिर बुनियादी ढांचे की बात आती है। सड़कें टूटी फूटी हैं, सार्वजनिक बसों की संख्या कम है और कुछ शहरों को रोशनी जलाए रखना भी मुश्किल हो रहा है। यह सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं बल्कि उन लोगों की समस्या है जो आवश्यक सेवाओं से वंचित हो रहे हैं। नागरिकों में निराशा बढ़ रही है क्योंकि वित्तीय संकट के कारण उनके समुदाय बिखर रहे हैं। अब आइए व्यापार में रुकावटों की बात करें, क्योंकि चीन का संकट वैश्विक बाजारों को उथल-पुथल में डाल रहा है। चीन सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक विनिर्माण का 30% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालने वाली दुनिया की फैक्ट्री है। अर्थव्यवस्था के लड़खड़ाने पर सभी प्रभावित होते हैं। टैक्स संकट चीन की वृद्धि को दबा रहा है। टैक्स राजस्व कम हो गया है और स्थानीय सरकारें खर्च में कटौती कर रही हैं। फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन में कमी की संभावना है क्योंकि देश और विदेश दोनों जगह व्यवसायों की मांग कम हो रही है। अमेरिका के साथ टैरिफ युद्ध भी एक कारण हो सकता है। चीन से कम सामान निकलना उन देशों के लिए बुरी खबर है जो उसकी निर्यात पर निर्भर हैं, जैसे शेनजेन से इलेक्ट्रॉनिक्स या ग्वांगझो से कपड़े। 2024 में चीन के निर्यात में 5% की गिरावट आई, जो 2008 के वित्तीय संकट के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से वैश्विक कंपनियों को आवश्यक पुर्जों की प्राप्ति में कठिनाई हो रही है। फिर कच्चे माल की बात आती है। चीन के निर्माण में आई तेजी, जो जमीन की बिक्री से बढ़ी थी, पहले बहुत बड़ी मात्रा में स्टील, तांबा और तेल की खपत करती थी। प्रॉपर्टी मार्केट गिरने के बाद से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। कच्चे माल की मांग में गिरावट से ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों को बड़ा नुकसान हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का चीन को आयरन और निर्यात, जो उसकी अर्थव्यवस्था का लगभग 20% है, 2024 में 15% गिर गया। चीन में ऊर्जा की मांग कम होने से तेल की कीमतें भी अस्थिर हो रही हैं। यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं बल्कि चीन की मांग पर निर्भर खनन शहरों या बंदरगाहों में नौकरियों की बात है। अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध ने स्थिति बदतर की। 2025 में अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% टैरिफ लगाया। ये टैरिफ और बाधाएं व्यापार को बाधित कर रही हैं, जिससे स्मार्टफोन से लेकर कार के पुर्जों तक हर चीज की कीमतें बढ़ रही हैं। विश्व आपूर्ति श्रृंखला एक उलझी गांठ जैसी है और चीन का कर संकट इसे और कस रहा है। अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, क्योंकि अन्य देश इस संकट को सिर्फ देख नहीं रहे बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बदलने वाले कदम उठा रहे हैं। चीन की टैक्स आय में गिरावट से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में हलचल मच गई। चीन पर निर्भर जापान और जर्मनी के शेयर बाजार प्रभावित हुए
उनके सूचकांक 2024 में 8% तक गिरे। देश अपनी सुरक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं, जैसे जापान कंपनियों को चीन से वियतनाम या भारत में फैक्ट्रियां स्थानांतरित करने को प्रोत्साहित कर रहा है। रीशोरिंग प्रवृत्ति चीन की अस्थिरता के कारण व्यवसायों द्वारा बढ़ रही है। 2024 में चीन में स्थित 30% जापानी कंपनियों ने टैक्स संकट के कारण आर्थिक प्रभाव से अपने संचालन को कम करने का फैसला लिया। अमेरिका चीन से डिकप्लिंग के लिए टैरिफ और प्रतिबंधों का इस्तेमाल कर चीनी सामानों पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि चीन की कमजोर होती अर्थव्यवस्था का सीधा जवाब है, जिसे टैक्स संकट और बिगाड़ रहा है। यूरोप का रुख मिला जुला है। जर्मनी चीन के साथ व्यापार जारी रखना चाहता है, लेकिन चीनी आपूर्ति श्रृंखला पर निर्भरता कम करने की दिशा में बढ़ रहा है। 2024 में यूरोपीय संघ ने चीन पर निर्भरता कम करने हेतु दक्षिण पूर्व एशिया के साथ नए व्यापार समझौतों की वार्ता प्रारंभ की। अफ्रीका के विकासशील देश भी चिंतित हैं, क्योंकि चीन की कम होती टैक्स आय के चलते वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए कर्ज मिलना मुश्किल हो गया है। 2003 में चीन का विदेशी कर्ज 50% गिरने से केन्या की सड़क परियोजनाएं अधूरी रह गईं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया एक वैश्विक शतरंज के खेल जैसी है, जिसमें हर देश चीन के संकट से खुद को बचाने के प्रयास कर रहा है। अब मंदी या आर्थिक गिरावट के खतरे पर चर्चा करते हैं, क्योंकि यह सबसे भयावह पहलू है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और अनुमान है कि 2005 में यह दशकों में सबसे कम 4.5% पर होगी, महामारी को छोड़कर। टैक्स संकट इसका एक बड़ा कारण है। जब स्थानीय सरकारों के पास पैसे नहीं होते तो वे इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं पर खर्च कम कर देती हैं, जिससे विकास दर नीचे आ जाती है। व्यवसायों को डिफ्लेशन और आक्रामक टैक्स ऑडिट्स से जूझना पड़ रहा है। समस्या यह है कि चीन की मंदी सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं रहेगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था गहराई से जुड़ी है और चीन की दुनिया की जीडीपी में 18% हिस्सेदारी का मतलब है कि उसकी परेशानियां सबकी हैं। चीन के कारखानों के धीमे होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह ठप हो सकती है। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स और कारों के दाम बढ़ेंगे, जिससे अमेरिका और यूरोप के ग्राहकों पर असर पड़ेगा। चीन की मंदी से वैश्विक शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती है, क्योंकि निवेशक मुनाफे में कमी से चिंतित हो सकते हैं। विश्व बैंक के अनुसार 2025 में चीन की वृद्धि में 1% की गिरावट वैश्विक जीडीपी को 0.5% तक प्रभावित कर सकती है। यह विश्वव्यापी स्तर पर नौकरियों, व्यापार और विकास में अरबों डॉलर का नुकसान है। बैंकिंग क्षेत्र भी चिंताजनक है। चीनी बैंक प्रॉपर्टी क्रैश और स्थानीय सरकारों की उधारी के कारण खराब कर्जों के बोझ तले हैं। यदि बैंक फेल होने लगे तो लोन देना रुक जाएगा, जिससे व्यापार करना कठिन होगा और चीन गहरी मंदी में चला जाएगा। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, क्योंकि हांगकांग या सिंगापुर जैसे चीन से जुड़े विदेशी बैंकों को भी नुकसान होगा। खतरा सिर्फ मंदी का नहीं है, यह एक डोमिनो इफेक्ट है जो पूरी दुनिया को मंदी में धकेल सकता है। आगे बढ़ते हैं। यह अनुचित होगा अगर हम 1 मिनट न लें यह देखने के लिए कि इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए क्या किया जा रहा है और पूर्व के ड्रैगन का भविष्य क्या हो सकता है। चीन का टैक्स संकट, जिसमें आय गिर रही और कर्ज बढ़ रहा है, एक गंभीर समस्या है, लेकिन बीजिंग इस पर कार्रवाई कर रहा है। टैक्स पुनर्गठन बीजिंग की संकट से निपटने की योजना का मुख्य बिंदु है। चीन की टैक्स व्यवस्था, जो मुख्यतः जमीन बिक्री और कमजोर टैक्स पर आधारित थी, वर्तमान स्थिति के लिए एक प्रमुख कारण है। बीजिंग जानता है कि यह व्यवस्था काम नहीं कर रही है, इसलिए वे एक अधिक स्थिर प्रणाली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बड़ा विचार है देशव्यापी संपत्ति कर लागू करना। चीन में अभी घर मालिकों से संपत्ति के मूल्य पर टैक्स नहीं लिया जाता, जो एक बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए अस्वाभाविक है। संपत्ति कर स्थानीय सरकारों के लिए स्थिर राजस्व स्रोत हो सकता है। चीन ने कुछ शहरों में संपत्ति कर का परीक्षण शुरू किया है, ताकि इस योजना की व्यवहार्यता का आकलन किया जा सके। यदि इसे देश भर में लागू किया जाए तो यह स्थानीय सरकार के बजट में अधिक पैसा जुटा सकता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? परंतु यही संदेह उत्पन्न होता है। संपत्ति कर लागू करना जोखिम भरा है। मकान मालिक, खासकर मध्यम वर्ग, नए कर देने को लेकर खुश नहीं है, जब वे पहले से ही संपत्ति बाजार के गिरने से परेशान हैं। महंगे दामों पर खरीदे गए फ्लैट्स की कीमतें अब घट गई हैं। ऊपर से टैक्स जोड़ने से लोगों को अपमान महसूस होता है और बीजिंग को विरोध प्रदर्शनों का डर है। चीन जैसे विशाल देश में संपत्ति मूल्य निर्धारण एक जटिल चुनौती है। ग्रामीण क्षेत्रों और बीजिंग जैसे महानगरों के बाजारों में काफी अंतर है। साथ ही पायलट कार्यक्रम भी धीमी गति से प्रगति कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे सही ढंग से लागू करने में 1 दशक लग सकता है।
परंतु स्थानीय सरकारों को अभी पैसों की आवश्यकता है, 2035 में नहीं। प्रॉपर्टी टैक्स एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन ये कोई त्वरित समाधान नहीं है और राजनीतिक विरोध इसे कमजोर कर सकता है। टैक्स पुनर्गठन में व्यक्तिगत आयकर में वृद्धि भी शामिल है। वर्तमान में केवल 10% चीनी कर्मचारी ही आयकर का भुगतान करते हैं, क्योंकि कर मुक्त सीमा लगभग 60,000 युआन $8,000 प्रति वर्ष है। बीजिंग टैक्स सीमा घटाकर और अधिक स्लैब जोड़ने की योजना बना रहा है ताकि अधिक कमाई वाले ज्यादा टैक्स दें। 2024 में उन्होंने टैक्स सिस्टम में बदलाव किया, जिसमें 1 मिलियन युआन लगभग $1,38,000 से ज्यादा सालाना कमाने वालों के लिए अधिकतम टैक्स दर 45% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इससे सरकार को सालाना अतिरिक्त 500 अरब युआन मिल सकते हैं, जो वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार के लिए काफी मददगार होगा। टैक्स चोरी पर सख्ती बढ़ रही है और आय पर नजर रखने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। 2203 में इन प्रयासों से उच्च आय वर्ग से 200 अरब युआन के बकाया कर वसूले गए। यह एक अधिक न्याय संगत व्यवस्था की ओर कदम है, जहां संपन्न लोग संकट को दूर करने में अधिक योगदान देते हैं। लेकिन इस योजना में भी खामियां हैं। आयकर में वृद्धि चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर पहले से चिंतित उद्यमियों और निवेशकों को भयभीत कर सकती है। विदेशी निवेश 2024 में 30 साल के निचले स्तर पर आ गया और अधिक कर चीजों को और भी खराब कर सकते हैं। चीन के मध्यम वर्ग पर नौकरी के नुकसान और संपत्ति कर में गिरावट से दबाव है। उनसे ज्यादा भुगतान की मांग करने से उनके पहले से ही कमजोर खर्च और घट सकते हैं। कम खर्च का अर्थ है कम आर्थिक गतिविधि, जिससे वैल्यू एडेड टैक्स जैसे अन्य करों में भी गिरावट आती है। यह गुब्बारे को दबाने जैसा है, एक जगह दबाते हैं तो कहीं और फूल जाता है। कर पुनर्गठन साहसिक कदम है, लेकिन राजस्व बढ़ाने और विकास को खत्म करने के बीच सही संतुलन बनाना चुनौती है। बीजिंग कोशिश कर रहा है, लेकिन संकट इतना गहरा है कि ये बदलाव शायद पर्याप्त न हो। चीन सरकार की खर्च और उधार लेने की नीतियों में सुधार के लिए वित्तीय सुधारों पर पुनर्विचार जरूरी है। स्थानीय सरकारें खरबों युआन के कर्ज में डूबी हुई हैं, जिनका अधिकांश हिस्सा जमीन की बिक्री के बदले उधार देने वाले संदिग्ध वित्तीय साधनों से लिया गया है। जमीन से आमदनी खत्म होने के बाद वे कर्ज नहीं चुका सकते। बीजिंग एक बड़ा सुधार कर रहा है, जिसमें महंगे कर्ज को सस्ते कर्ज से बदला जा रहा है। 2024 में उन्होंने स्थानीय कर्ज को रिफाइनेंस करने के लिए 3 ट्रिलियन युआन के स्पेशल बॉन्ड जारी किए, जिससे ब्याज लागत 2% कम हुई। यह शहरों को राहत देकर उन्हें अपनी नकदी को अस्पतालों या स्कूलों जैसी सेवाओं पर खर्च करने की अनुमति देता है, जिनकी फंडिंग 2023 में 12% कम हुई थी। यह एक व्यावहारिक कदम है जो चीजों को चालू रखता है जब तक वे स्थायी समाधान नहीं खोज लेते। बीजिंग भी उधारी पर सख्ती कर रहा है। उन्होंने उन फाइनेंसिंग वाहनों के लिए कड़े नियम बनाए हैं जिनमें ज्यादा पारदर्शिता की जरूरत है और नए लोन पर सीमाएं लगाई गई हैं। 2025 में स्थानीय सरकारों की नई उधारी में 20% की कमी आई, जो दर्शाता है कि वे कर्ज के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों जैसे खर्चों की जिम्मेदारी उठा रही है ताकि स्थानीय बजट का बोझ कम हो। 2024 में केंद्र सरकार द्वारा प्रांतों को ट्रांसफर की गई राशि पिछले साल से 15% बढ़कर 10 ट्रिलियन युआन हो गई। इस बदलाव का मकसद चीजों को संतुलित करना है ताकि स्थानीय सरकारों को केवल 45% राजस्व के साथ 70% खर्च न उठाना पड़े, जो कि 1984 के टैक्स सुधार में शामिल एक समस्या है। किंतु यहाँ एक समस्या है। वित्तीय सुधार धीमी प्रक्रिया है, परंतु संकट द्रुत गति से बढ़ रहा है। कर्ज का पुनर्वित्तकरण समस्या को स्थगित करता है, परंतु इसका समाधान नहीं करता। यह 100 ट्रिलियन युआन की समस्या को दूर नहीं करता। स्थानीय सरकारों को राजस्व की आवश्यकता है और जमीन बिक्री के बिना वे केंद्रीय हस्तांतरणों पर निर्भर हैं, जिससे बीजिंग का बजट दबाव में आता है। केंद्रीय सरकार का अपना कर्ज भी बढ़ रहा है, जो 2025 में 30 ट्रिलियन युआन तक पहुंच जाएगा। कर्ज नियमों को सख्त करने से शहरों के बुनियादी ढांचे के विकास में पैसे की कमी हो रही है, जो अब तक विकास का मुख्य कारण था। 2024 में निर्माण पर खर्च 25% गिरने से अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई। बीजिंग द्वारा अधिक व्यय करने के बावजूद यह अंतर को पाटने के लिए अपर्याप्त है। गुइजो जैसे प्रांत अभी भी आर्थिक मदद की याचना कर रहे हैं। राजकोषीय सुधार तूफान के दौरान घर को फिर से बनाने जैसा है। यह जरूरी है, लेकिन छत अभी भी टपक रही है। ये सुधार अच्छी बात है। यह स्पष्ट है कि यदि बीजिंग अपने वर्तमान मार्ग पर रहता है तो वह कुछ वर्षों में बेहतर स्थिति में होगा। हालांकि मुख्य चुनौती यह है कि संकट के मुकाबले सुधार की गति बहुत धीमी है। स्थानीय सरकारों को अभी नकदी की जरूरत है, न कि एक दशक बाद जब प्रॉपर्टी टैक्स काम कर सकता है।
अगर तेज कार्रवाई नहीं हुई तो चीन के 30% प्रांतों को 2027 तक बजट डिफॉल्ट का सामना करना पड़ेगा, जिससे एक और गहरा संकट पैदा हो जाएगा। बीजिंग जनता के विरोध के बावजूद अपने निर्णय पर अडिग रहेगा या नहीं, यह हमें भविष्य में देखना होगा।